जिनको यूज किया जाता है कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि कंसेप्शन मतलब कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ लेते हैं, बेसिक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे और टोटल नंबर ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स जितने भी हैं हम वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड है सबसे पहले जो पॉइंट है वो है मेथड्स विच हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसे मेथड्स जिनसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है। इस मेथड्स को यूज करके कोई भी कपल प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है, और टू डिले और टू स्पेस प्रेगनेंसी। मान लीजिए कोई किसी का एक बच्चा हो गया, अब उसको अपने दूसरा बच्चा करने के लिए स्पेस चाहिए, 1 साल का 2 साल का, तो वो इन मेथड्स का यूज कर सकता है अपने 2 बच्चों में स्पेस लाने के लिए। और अब वो कौन कौन से मेथड्स है वो हम बाद में पॉइंटर्स के बाद पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स क्या है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उसका आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे होने चाहिए, मतलब इनके फीचर्स कैसे होने चाहिए कि वो अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो सामने आए मिलके, ठीक है। तो सबसे पहले है यूजर फ्रेंडली, यानी कि ऐसा यूजर फ्रेंडली, यानी कि अगर किसी ने उन मेथड्स को लिया है यूज करने के लिए तो यार उन्हें समझ भी तो आना चाहिए कि इन मेथड्स को कैसे करते हैं, मतलब उसको यूज कैसे करते हैं। कोई भी अगर कॉन्डम लेगा तो उसे समझ आना चाहिए ना कि उसको यूज कैसे करना है, जिसको समझ ही नहीं आएगा तो फिर वो किस काम का। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि आसपास के मेडिकल स्टोर्स में जो भी आपके मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के, जो भी जैसे कुछ भी आते हैं कॉन्डम्स, डायफ्राम्स या क्रीम्स आती हैं, तो वो सब इजीली अवेलेबल भी तो होनी चाहिए आसपास। या फिर आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें IUDs वगैरह लगवाने के लिए वो होना चाहिए, फीचर होना चाहिए, या फिर कुछ भी मतलब इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, उनके आसपास ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो मतलब इजीली अवेलेबल होनी चाहिए एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि उठा तो लिया, ले तो लिया, पर अब उसको इफेक्टिव भी तो होना पड़ेगा। ये तो नहीं है यूज कर लिया और वो अब इफेक्टिव ही नहीं है तो उसका क्या फायदा। तो वो इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बर्थ कंट्रोल मेथड तो यूज तो कर लिया भाई, अब वो ऐसा बर्थ कंट्रोल मेथड बन चुका है जो कि होता है। परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो होते हैं वो नॉन रिवर्सिबल होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, पर जो कुछ टेम्परेरी मेथड्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। बट आइडियल क्या है कि वो रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि एक कपल के माइंड में आया कि यार वी वांट टू गेट प्रेग्नेंट अगेन, तो उनके पास एक मतलब वो रहना चाहिए ना कि यार हो सकते हैं, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स ऐसे ही होने चाहिए कि वो रिवर्सिबल हो, ठीक है, और साइड इफेक्ट्स ना हो या बहुत कम हो। अगर यूज कर रहे हो और साइड इफेक्ट्स आ गए तो उसका लेने का मतलब ही क्या, अगर इंसान अपनी बॉडी को खराब कर लेगा ऐसे मेथड्स को यूज करके। नाउ एक क्या है, इट शुड नॉट इंटरफेयर। अब ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए विद द सेक्सुअल डिजायर या एक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, मतलब कोई भी उसमें इंटरफेरेंस इसको क्रिएट नहीं करनी चाहिए, तो ही एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। नाउ दिस शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स, यानी कि क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स या नर्सेस की देख रेख में ही आपको इनको यूज करना चाहिए। बट देखो कोई भी चीज़ लोगे, दवाई भी लोगे, उसके भी साइड इफेक्ट होंगे। तो ये जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स है ना, इनके भी आप कुछ इनको यूज करोगे ना तो इनके भी कोई ना कोई किसी ना किसी का साइड इफेक्ट होता ही है। जैसे पिल्स होती है ना, उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो नौशिया हो गया, नौशिया यानी कि जी कच्चा, उल्टी हो सकती है, अब्डोमिनल पेन हो गया, दर्द हो जाता है पेट में, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई, यानी कि मेंसेस अप डाउन हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है आइडियली 28 डेज का होता है किसी हर मतलब मोस्टली वुमेन में, बट वो ऊपर नीचे हो जाता है इनकी वजह से कभी कभी। और इवन ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं है कि हमेशा इनको लेने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, बट इनको इतना भी नहीं लेना है कि यार ये सब कंडीशंस आपके सामने आ जाए, और इनको इग्नोर नहीं करना है टोटली। मतलब कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स को, पिल्स की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, तो इनको यूज तो करो बट इतना ज़्यादा भी यूज ना करो कि कहीं ना कहीं तुम अपनी बॉडी को ही परेशानी में डाल दो, अपने आप की कोई बीमारी लगा के बैठ जाओ। इतना भी इनको यूज नहीं करना है, बहुत ध्यान से, जब ज़रूरत है तभी सिर्फ इनको यूज करना है। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जो है क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, देन हम एक एक करके पर्टिकुलर मेथड को पढ़ते रहेंगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में 2 टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी यानी कि ये क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं, राइट।
ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इंसान जब चाहे इनको यूज कर ले और जब चाहे इनको हटा दे, और वापस अगर उसको प्रेगनेंसी चाहिए तो वो उनको हटा देता है, और अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो इन मेथड्स को यूज कर लेता है। ठीक है, तो टेम्परेरी कैसे नेचुरल मेथड्स होते हैं। कुछ 3 टाइप्स के नेचुरल मेथड्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। बैरियर मेथड्स होते हैं, आईयूडीज होती हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, पिल्स होती हैं मतलब, और इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स होते हैं। एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ लेंगे। और दूसरे टाइप के होते हैं परमानेंट मेथड्स। परमानेंट मेथड्स यानी कि वैसे मेथड्स ये सर्जिकल होते हैं, यानी कि सर्जरी के थ्रू इनको किया जाता है और ये रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, these are not reversible, these are not reversible, ये परमानेंट होते हैं। तो परमानेंट का मतलब क्या हो गया, these are not reversible। ठीक है, कौन सा होता है, वेसिक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या वेसिक्टोमी में होता है, क्या ट्यूबेक्टोमी में होता है। तो अब इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यार चलो अपने पहले मेथड के साथ स्टार्ट करते हैं, विच इज नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर इनको ट्रेडिशनल मेथड्स भी बोला जाता है, जिसके लिए आपको बाहर से कुछ खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल में जाके कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं और आप ये क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट एक चीज, इसका फेलियर रेट बहुत हाई होता है। और ये जो नेचुरल मेथड्स हैं ये क्या करते हैं, ये prevents the meeting of ovum and sperm। ठीक है, ओवम और स्पर्म को मीट होने से रोकते हैं, यानी कि उनकी मीटिंग को रोकते हैं। ठीक है, कैसे, अब सबसे पहला मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या विदिन मेथड या कैलेंडर मेथड। तीनों ही नेम आपको इस मेथड के याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, कपल्स अवॉइड और एब्सटेन क्वाइटिस, यानी कि कपल्स क्या करते हैं, इस मेथड को जब वो अपनाते हैं तो अवॉइड करते हैं या फिर बचते हैं फिजिकल होने से, क्वाइटिस मतलब फिजिकल होना। तो फिर फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन वुड बी एक्सपेक्टेड। क्या होता है, एक जो जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हम 28 डेज की पढ़ते हैं, राइट। तो 28 डेज में जो आपका 14th डे होता है, आपको पता है वो ओव्यूलेशन का होता है। 14th डे जो होता है वो ओव्यूलेशन का डे होता है। बट हम इसमें प्लस या -3 लेके चले तो 10th टू 17th डे, क्योंकि ऑब्वियसली यार किसी की भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत रेगुलर नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स तो सबकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आते हैं। सो दैट इज व्हाई हम एक सेफ पीरियड लेके चले तो डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन हो सकता है, यानी कि इस टाइम पे हाई चांसेस होते हैं कि जो ओवम है वो स्पर्म से मिल जाए। इसलिए क्या किया जाता है, बोला जाता है कपल्स को टू अवॉइड क्वाइटिस ड्यूरिंग दीज डेज फ्रॉम डे 10 टू डे 17, यानी कि क्वाइटिस करना सेफ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 7 डेज में, है ना। 7 डेज आप एक बार ब्लीड हो गया, उसके बाद ब्लीडिंग हो गई 1 to 4th डे में, उसके बाद 7 डेज तक सेफ है, 1 वीक आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल और 1 वीक बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट फ्रॉम डे 10 टू डे 17 जो है बहुत हाई चांसेस होते हैं स्पर्म और ओवम मिल जाए, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए। दैट इज वाई इस टाइम पर जो है क्वाइटिस को अवॉइड किया जाता है। क्यों, क्या बोले, 10 to 17 डेज में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई होते हैं और 10 to 17 डेज को नोन एज फर्टिलाइजेशन पीरियड, नोन एज फर्टाइल पीरियड। 10 to 17 डेज का जो पीरियड है उसको फर्टाइल पीरियड भी बोला जाता है। और इस टाइम पे क्या बोलता है कि इस टाइम पे क्वाइटिस अवॉइड किया तो कंसेप्शन, यानी कि जो कंसेप्शन को बोलते हैं प्रेगनेंसी, तो उसको भी प्रिवेंट कर दिया जाता है। अब कैसे पता लगे भाई कि ओव्यूलेशन डे कौन सा है, क्योंकि हर फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज की नहीं होती है, तो कैसे पता करेंगे यार कि कौन सा ओव्यूलेशन डे है। तो इसका फॉर्मूला होता है ओव्यूलेशन डे इक्वल्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल -14, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल -14 ठीक है जनरल फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं, अब एक वो ले लेते हैं कि कोई फीमेल है, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सपोज करूँ 30 डेज की है, ठीक है। तो उसको ओव्यूलेशन डे कैसे पता लगेगा, ओव्यूलेशन डे उसका निकालना है। ओव्यूलेशन डे उसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की है, 30 डेज की है, माइनस कर देंगे किससे, 14 से। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 30 डेज की, माइनस कर दिया इसको 14 से, तो क्या आया
16 आया, यानी कि 16th डे उस फीमेल का ओव्यूलेशन डे है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम निकालते हैं ओव्यूलेशन डे। वैसे 28 डेज होंगी, अगर किसी की 28 डेज की रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो ऑब्वियसली उसका 14th डे होगा ओव्यूलेशन का डे। बट किसी की 30 डेज की होती है, 32 डेज की, 35 डेज की, जो भी होता है, तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू ओव्यूलेशन डे। और फिर क्या करेंगे, रिस्क पीरियड भी निकाल लेंगे। जैसे 14 डे वाला तो डे 10 to day 17 हो गया रिस्क पीरियड। अगर 14th डे ओव्यूलेशन हो रहा था तो डे 10 to day 17 हो गया रिस्क पीरियड। अब अगर 16th डे ओव्यूलेशन हो रहा है तो फिर रिस्क पीरियड आप निकाल लेना। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है कोइटस इंटरप्टस और विथड्रॉल मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, जो कोइटस इंटरप्टस या विथड्रॉ करना, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ड्यूरिंग कोइटस जो मेल पार्टनर है वो अपना पीनिस जो है विथड्रॉ कर लेता है फीमेल के वजाइना से बिफोर इजैक्यूलेशन। मतलब मेल्स को पता होता है कि कब उनका फ्लूइड निकलने वाला है, ठीक है ना, प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड कब निकलने वाला है, तो वो उससे पहले क्या है, विथड्रॉ कर लेते हैं अपने पीनिस को फीमेल वजाइना से। तो क्या बोला जा रहा है, अनदर मेथड इन विच मेल पार्टनर विथड्रॉज हिज पीनिस फ्रॉम वजाइना बिफोर इजैक्यूलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, यानी कि फ्लूइड फीमेल की बॉडी के अंदर ना चला जाए। बट यार इसके हाई फेलियर रेट होते हैं। क्यों? इसका भी फेलियर रेट हाई होता है, हमें नहीं पता कब, अगर किसी फीमेल को पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो इसका फेलियर रेट बहुत हाई होता है। तो यार जंक फूड कंजम्पशन हम आज के टाइम पे इतना करने लग गए हैं, इतना ज़्यादा करने लग गए हैं कि किसी भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल पर्टिकुलरली कितनी डेज की है पता ही नहीं होता है ना। किसी मंथ 28 चल रहा है, किसी मंथ 30 हो गई, किसी मंथ 32 हो गई। पीसीओडी पीसीओएस होता है जिन फीमेल्स को, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो कुछ अता पता नहीं होता। दैट इज वाई ये मेथड तो बहुत ज़्यादा फेलियर वाला मेथड है, जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस वाला मेथड है। किसी की रेगुलर है तो उसके लिए इट इज़ सक्सेसफुल, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद कोइटस इंटरप्टस या विथड्रॉल मेथड, इसका बहुत हाई फेलियर रेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, मेल पार्टनर का बहुत ज़्यादा उसको सेल्फ कंट्रोल रखने की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हर टाइम नहीं रखा जाता। और अगर थोड़ा सा भी फ्लूइड फीमेल वजाइना के अंदर चला गया तो यार उसके अंदर भी स्पर्म्स होते हैं, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी तो तब भी बहुत हाई होता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। तो अब डिस्कस करते हैं हमारे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर आने वाला लास्ट मेथड, जिसको बोला जाता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि पीरियड्स नहीं हो रहे हैं फीमेल को भैया इस टाइम पर। सो ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो क्या बोल रहा है कि भाई जब फीमेल ने, मान लो अभी अभी उसकी डिलीवरी हुई है, अभी अभी उसको बच्चा हुआ है, ठीक है, तो फीमेल क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग पे होती है। फीमेल अपने छोटे से चाइल्ड को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है। उस टाइम पर ना बॉडी में प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन का ना लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ओव्यूलेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही होती है, फीमेल को पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। सो therefore till the time mother is breast feeding the child fully, chances of conception are almost nil। तो जब तक ये मेथड कब तक इफेक्टिव है, जब तक एक मदर अपने बच्चे को फुल्ली ब्रेस्ट फीड कर रही है, सुबह शाम दोपहर एवरी 2 आवर्स ब्रेस्ट फीड कराई जाती है एक बच्चे को। तो मतलब फुल्ली जब तक एक फीमेल अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दे रही है ना, तब तक जो है प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं, ठीक है। बट इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव पीरियड जो है बोला जाता है 6 मंथ्स का होता है, कि 6 मंथ्स एक इफेक्टिव पीरियड है आफ्टर पार्चुरेशन, फॉलोइंग पार्चुरेशन, यानी कि जब एक फीमेल की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद 6 मंथ्स तक बोला जाता है कि ये जो मेथड है सक्सेसफुल है और इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है। सक्सेसफुल तो खैर ही नहीं होता, सॉरी। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे यार, कोई एक्स्ट्रा डिवाइस यूज नहीं हो रही, कोई पिल्स नहीं खा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसके साइड इफेक्ट्स तो है ही नहीं, ठीक है। बट चांसेस ऑफ फेलियर वेरी हाई, चांसेस ऑफ फेलियर बहुत हाई होते हैं इस मेथड के। इस वजह से ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है। एक चीज़ समझो यार, ओव्यूलेशन क्या क्यों नहीं होता, क्योंकि जब फीमेल
जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग पे होती है ना, तो बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, उसका लेवल बहुत हाई होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल होता है ना, बहुत हाई होता है। इस वजह से हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस कर देता है, यानी कि रोक देता है, सप्रेस कर देता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज ही नहीं हो रहा होता ना, तो क्या होता है कि भाई पिट्यूटरी से LH और FSH रिलीज ही नहीं होते, LH और FSH रिलीज ही नहीं होते। और जब ये काम ही नहीं हो रहा है तो भैया ना तो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा ही नहीं। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, ओवम ही नहीं बनेगा। ओवम नहीं बनेगा तो स्पर्म कहाँ से मिलेगा? स्पर्म नहीं मिलेगा तो भैया फीमेल प्रेग्नेंट कैसे होगी? तो ये एक मैकेनिज्म होता है। तो प्रोलैक्टिन जो है जब बहुत हाई होता है फीमेल की बॉडी में, तो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस कर देता है, रोक देता है, ठीक है, कम हो जाता है या फिर। तो इस वजह से पिट्यूटरी से LH और FSH रिलीज नहीं होते। जब LH और FSH रिलीज नहीं होते तो ओव्यूलेशन नहीं होता, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता, ओवम नहीं बनता, और जब ये नहीं होता तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होती और फीमेल प्रेग्नेंट भी नहीं होती, ठीक है। और आपको अगर ये जो हार्मोन्स आपने देखे हैं यहाँ पे, अगर इसका थोड़ा सा मुश्किल आ रही है देखने में, तो यार आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट जो है वो पढ़ना पड़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में है वो पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये हार्मोन्स समझ में आ जाएंगे। उस चैप्टर का ये हार्मोन्स डिस्कशन वाला पार्ट है। और अब यार हमने आज मेथड अब कवर कौन सा कर लिया? नेचुरल मेथड, यानी कि फर्स्ट मेथड हमने कवर कर लिया है कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। जो बाकी बचे हुए 4 मेथड है नेचुरल मेथड्स जो है, जो बाकी बचे हुए 4 मेथड्स हैं, टेम्परेरी मेथड्स जो है, वो जो बाकी बचे हुए 4 हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जो परमानेंट मेथड है, सर्जिकल मेथड है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको पसंद आया हो आज की एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।